Assalamualaikum dear students. Welcome to the third part of the chapter, that is the chapter is chemical kinetics. अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हाफ़ लाइफ से रिलेटेड सारे फार्मूलाज बता दिए थे और ये भी बता दिया था कि हाफ़ लाइफ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है फार्मूले के थ्रू और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जैसे कि आपको याद होगा कि हाफ़ लाइफ की फ़र्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन थी उसका फार्मूला था 0.693 डिवाइडेड बाय के। इसका मतलब है कि उसमें कंसंट्रेशन मेंशन नहीं थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट मेंशन नहीं थी। दैट मीन्स द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि फ़र्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं कर रही होती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, राइट। अच्छा, अब इस ग्राफ में आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स दिख रही हैं। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स का मकसद ये है कि अगर आप देखें तो बेसिकली रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर चेंज कांस्टेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीडिंग्स है वो कांस्टेंट हो रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब इस पॉइंट को लेकर और स्टार्टिंग पॉइंट का अगर हम हाफ लें तो वो होगा ये। सो दैट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट हाफ लाइफ। अब इसको लेकर और जो जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है अगर उसका हाफ एग्जैक्टली देखें इन दो पॉइंट्स का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, अगर हम हाफ देखें तो दैट विल बी रेफर्ड एज सेकेंड हाफ लाइफ। उसका एग्जैक्टली हाफ ये बन रहा है, दिस इज द सेकेंड हाफ लाइफ। अब यहाँ सेकेंड हाफ लाइफ से लेकर और जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका एग्जैक्टली अगर हम हाफ देखें तो दिस विल बी टू दिस पॉइंट एंड दिस इज रेफर्ड एज द थर्ड हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो सकती हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ क्या होगी, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड हाफ लाइफ क्या चीज़ होगी कि जहाँ पे रिएक्शन हाफ हो गया वहाँ से टाइम लेकर और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन उसका हाफ, दैट विल बी रेफर्ड एज योर सेकेंड हाफ लाइफ। ठीक, थर्ड हाफ लाइफ क्या होगी कि सेकेंड हाफ लाइफ से लेकर टाइम पीरियड को काउंट करें हम और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो टाइम होगा उसको हम हाफ कर लें तो वो आपके पास थर्ड हाफ लाइफ होगी, राइट। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने लास्ट स्लाइड्स में आप लोगों को बता दी थी कि दैट इज़ 1/a इज इक्वल्स टू 1/a0 प्लस 2kt। अच्छा, अगर आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे ना तो a0 तो आपको a0 ही मिलेगा, बट a की जगह आपको अक्सर जगहों पे a-x मिलेगा। a-x का मतलब है रिमेनिंग कंसनट्रेशन एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आप a भी मेंशन कर सकते हो और a-x भी मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर से कैसे ड्राइव करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। जो a होगा यानी कि आपका जो a-x होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ द इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि हाफ a0 हो जाएगा। हाफ को 1/2 को अगर आप डिवीजन लें तो 0.5 आता है, इसका मतलब है कि a की जगह आप लिख दोगे 0.5 a0। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मैंशन कर दिया। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पर इस तरह से ये काम हो रहा है कि इसके साथ भी हाफ आ रहा है, क्योंकि टाइम आपके पास क्या आ रहा है, हाफ लाइफ की बात हो रही है, तो टी के साथ मैंने एक छोटा सा सिंबल लगा दिया है टी हाफ, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक, 1/0.5 करेंगे तो आपके पास वैल्यू 2 आएगी, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी है, राइट। बेसिकली हम यहाँ पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/a0 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर आकर माइनस का हो गया, राइट। अब आप यहाँ पर क्या ले लोगे, यहाँ पर आप LCM ले सकते हैं। ठीक है, जब आप LCM लेकर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास एट दी एंड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/ka0। इसका मतलब है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिपेंड कर रही है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूला में ही इनिशियल कंसंट्रेशन मेंशन हो रही है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकॉज द फॉर्मूला वॉज 0.693 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, उसमें a0 नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि a0 जो चीज़ नहीं आ रही उससे इंडिपेंडेंट है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बात बहुत क्लियर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से आप लोगों ने इक्वेशन को ड्राइव किया है। इक्वेशन को ड्राइव करना मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियर वर्ड्स में सिखा दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, समराइज़ कर लिए, सारी इक्वेशंस को समराइज़ कर लिए स्लाइड में।
ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो रेट है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन से। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी आप कंसंट्रेशन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि जितनी भी आप कंसंट्रेशन वेरी कर लेंगे, रिएक्टेंट का रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसी को, डेट्स वाई हम उसको जो है ज़ीरो ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखें तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होगी आपके पास। ए अगेन आपके पास कुछ इक्वेशंस में, कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में a माइनस एक्स के तौर पे मेंशन होगा, बिकॉज दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, तो आप इसको a भी मेंशन कर सकते हो और a माइनस एक्स से भी मेंशन कर सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की जो इक्वेशन होती है वो होती है a डिवाइडेड बाई 2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ होता है के ए, इसका मतलब है कि वन टाइम के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपके पास ये होती है और उससे हाफ लाइफ जो आप निकालेंगे वो ये होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ln2 डिवाइडेड बाय k लिखा हुआ है। ln2 को अगर आप लेंगे तो वो 0.693 ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे ड्राइव करवाई थी इक्वेशन, तो ln2 इज डिवाइड बाय k इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय k लिखा हुआ था मैंने। ठीक है, तो अगर आप ln2 को सॉल्व करोगे तो वो 0.693 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर आप देखें ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 टाइम्स डिपेंड कर रहा होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होगी और इसका ऑर्डर ऑफ जो हाफ लाइफ की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, जो कि हम पीछे अभी अभी ड्राइव करके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर अब हम आए रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। अब वो डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं? बेसिकली एक रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो जाए और कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल इक्वेशन में दिखने वाला रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता हो, जस्ट लाइक दिस इक्वेशन, when NO is going to react with oxygen, it is going to form with 2 moles of nitrite। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे तो आपको ये सिंगल इक्वेशन दिख रही है, लेकिन ये 2 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है, 2 एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि ये हैं। ठीक है, पहले क्या होगा कि NO कंबाइन होंगे, N2O2 फॉर्मेशन होगी, N2O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 फॉर्मेशन करेगा। N2O2 बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फॉर्म होके खुद ही कंज्यूम हो जा रहा है, ना आपको रिएक्टेंट में मिलेगा ना आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, तो उसको आप बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट कहते हो। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, हाउ द रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम स्टडी करते हैं किसमें, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में। मैकेनिज्म का वर्ड ही का क्या क्या मकसद है कि प्रोसीजर क्या है बेसिकली। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक मैंने रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया है कि जब NO रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, NO2 फॉर्मेशन करता है, और ये सिंगल स्टेप में दिखने वाली इक्वेशन बेसिकली डिपेंड करती है 2 एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर, और वो एलिमेंट्री स्टेप्स क्या है वो आपके पास मैंने दिखा दिया है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा वो भी दिखा दिया है। ओवरऑल रिएक्शन कैसे आया, बाय कटिंग द N2O2, बिकॉज ये बनते साथ ही कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें तब भी ये कट आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन की एक राइट हैंड साइड पे चीज़ और एक लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। और अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करो तब भी आपके पास ये एंड प्रोडक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका होगा। Are you getting my point? So basically this is the transition state before converting reactant into product। तो उसको आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हो, जो कि फॉर्म होती है और कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर रेट लॉ जब आप लिखते हैं तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स से लिखते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर कोई रिएक्शन डिपेंड कर सकता है, बट जो स्लोएस्ट स्टेप होता है that will be your product formation step और that will be your rate determining step। ठीक है, ये बात तो आपको ऑलरेडी मालूम होगी कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम रेट लॉ में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको लेंगे, और वो दैट स्पेसिफिक स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बात मैंने लिखी हुई है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज बेसिकली द स्लोएस्ट स्टेप इन द सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है,
तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन जो है वो सम ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स हो सकते हैं। एलिमेंट्री स्टेप का मतलब वही है जो मैंने आपको पीछे बताई कि सिंगल स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कह रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, बट जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और कंज्यूम हो जाती है, तो वो एट दी एंड एज अ एंड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती। और उस वक्त एलिमेंट्री स्टेप्स में से आप रेट लॉ में सिर्फ वो चीज़ मेंशन करोगे जो कि स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है। एलिमेंट्री स्टेप और मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज़ होती है वो देख लेते हैं। एलिमेंट्री स्टेप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्री स्टेप इज बेसिकली रेफर्स टू अ सिंगल स्टेप, ठीक। एक केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप के ऊपर डिपेंड कर सकता है और सिंगल स्टेप को आप एलिमेंट्री स्टेप कहोगे। तो आप ये बात कह सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री स्टेप, यानी कि एक एलिमेंट्री स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, दैट विल बी रेफर्ड एज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, एलिमेंट्री स्टेप क्या चीज़ होती है? सिंगल स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहेंगे। कोई भी रिएक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज़ होगी? मॉलिक्यूलैरिटी विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, बायोमॉलिक्यूलर भी हो सकता है, टर्मोलिक्यूलर भी हो सकता है। यूनी एज द नेम इंडिकेट्स इट विल इन्वॉल्व ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल एज द नेम इंडिकेट इट विल इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल्स। Termolecule, as the name indicates, it will involve 3 molecules in the elementary step, right? Now comes toward this slide. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या चीज़ होती है? इंटरमीडिएट्स वो स्पीशीज़ होती हैं केमिकल रिएक्शन में जो ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं आती। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको इसी इक्वेशन की एग्जांपल दी थी। ओवरऑल रिएक्शन ये था और 2 एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एक ये एलिमेंट्री स्टेप और एक ये एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप में जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही थी उसको मैंने ट्रांजिशन स्टेट का नाम दिया था और उसको मैंने ये कहा था कि ये एक इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट क्या होता है? जो विद इन द रिएक्शन होता है बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो शो नहीं हो रहा होता। इसका मतलब है कि वो फॉर्म होता है और कंज्यूम हो जाता है विद इन द रिएक्शन, एज अ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट क्या चीज़ है? जो ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं मिलता आपको। इंटरमीडिएट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन एन अर्ली एलिमेंट्री स्टेप। अर्ली एलिमेंट्री स्टेप में ये प्रोड्यूस हो जाता है और कंज्यूम हो जाता है लेटर एलिमेंट्री स्टेप में। इसका मतलब ये कि फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप में ये प्रोड्यूस हुआ। अर्ली एलिमेंट्री स्टेप का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप में ये प्रोड्यूस हुआ और लेटर एलिमेंट्री स्टेप में कंज्यूम हो गया। का मतलब ये है कि नेक्स्ट एलिमेंट्री स्टेप में ये कंज्यूम हो गया। तो एज अ एंड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, तो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ से ये बात जो है वाजे है कि ये आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। एक तो ये यहाँ पर मैथमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है और सेकेंडली ये कि ये कंज्यूम हो जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली एज एंड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पर स्लो है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन लिया हुआ है मैंने, अब उस रिएक्शन में कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है वो देख लेते हैं। अब एक केमिकल रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो कि 2 एलिमेंट्री स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 2 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक स्टेप स्लो और एक स्टेप फास्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है और इंटरमीडिएट जो है वो विद इन द रिएक्शन ही कंज्यूम हो गया। और इंटरमीडिएट क्या चीज़ है यहाँ पर इस रिएक्शन में? NO3 है। देखिए आप देख सकते हैं क्लियरली कि NO3 यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट और यू कैन से अर्लियर एलिमेंट्री स्टेप में, और सेकेंड या यू कैन से लेटर एलिमेंट्री स्टेप में ये कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल यू कैन से ओवरऑल रेट लॉ में शो नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि ये प्रोड्यूस हुआ और कंज्यूम हो गए। तो इसको आप ओवरऑल जो रेट लॉ लिखोगे उसमें आप मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। सो डेट वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन। आगे चलते हैं। और स्लोएस्ट स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप के ही थ्रू बेसिकली हम रेट लॉ मेंशन कर रहे होते, तो स्लोएस्ट स्टेप का हम रेट लॉ मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पर आ जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है? एक्टिवेशन एनर्जी की स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और यू कैन सी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड, और यू कैन से
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए चाहिए होती है, या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है प्रोडक्ट में, तो उसको आप क्या कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। यूजुअली एक्टिवेशन एनर्जी को आप मेंशन करते हैं EA से, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि फॉर एग्जांपल एक बॉल है, बॉल को आप इस हिल से पास करवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आपने बॉल को हाईली एनर्जेटिकली नहीं फेंका, हाई स्पीड से नहीं फेंका, उस बॉल में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस हिल को क्रॉस कर सके, तो क्या होगा, वो इस हिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी और वापस नीचे आ जाएगी। बट आपने अगर हाईली एनर्जेटिकली स्पीडली बॉल को थ्रो किया तो व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट क्रॉस द बैरियर। ठीक है, तो बेसिकली यही काम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ होता है कि अगर रिएक्टेंट के पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो उस एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सके, तो क्या होगा, इट विल मूव बैक्स टूवर्ड द रिएक्टेंट। बट इफ इट विल possess high energy, enough energy to convert into the product, then it will cross the barrier of the activation energy, it will finally form the product। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये बात हो रही है कि बेसिकली हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही क्यों है किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर और बॉन्ड ब्रेकेज के ऊपर। जब तक कि प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक्स नहीं होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो बेसिकली जो एनर्जी चाहिए होती है वो प्रीवियस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है, और प्रीवियस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जी से काम नहीं चलता, एक अच्छी खासी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो कि हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होती है। किसी के लिए कम होती है, किसी के लिए ज़्यादा होती है, बट उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए वो एनर्जी स्पेसिफिक होती है। ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये है जो कि आप आगे कोलिजन थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वो जो प्रोसीड होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है बिटवीन द कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, वो कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे, दूर दूर है, तो ऑब्वियसली सी बात है जब करीब ही नहीं आए तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। अब करीब आने के बावजूद भी अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे तब भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, राइट। अब बाद मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, मॉलिक्यूल्स करीब भी आ गए, कोलाइड भी कर रहे हैं, बट अब भी रिएक्शन नहीं हो रहा। अब रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स डोंट हैव इनफ एनर्जी टू प्रोवाइड द अफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, सारे के सारे कोलिजन्स अफेक्टिव नहीं होते हैं, नॉट ऑल द कोलिजन्स आर अफेक्टिव इन नेचर, ओनली दोज कोलिजन्स विल बी अफेक्टिव इन नेचर विच विल possess a specific energy to convert the reactant into the product. If they are not able to have sufficient energy, then they will be unable to convert the reactant into product, right? So energy will be required for the effective collision of the molecule, for not only the collisions but for the effective collision of the molecule. But जब हम molecules को energy provide करते हैं तो number of collisions increase होते हैं, obviously जब number of collisions increase होते हैं तो chances for the effective collisions will also be going to increase। तो इसलिए आपको किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, किसी को इनिशिएट करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, दैट विल बी रेफर्ड एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली रिएक्शन के साथ वेरी करती है और स्पेसिफिक होती है कि स्पेसिफिक रिएक्शन की, राइट। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए वहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ली है, एंड दिस एग्जांपल इज़ फॉर मिथाइल आइसोनाइट्राइल। मिथाइल आइसोनाइट्राइल जो है इसका स्ट्रक्चर ये होता है। मिथाइल आइसोनाइट्राइल को जब आप कन्वर्ट करते हो किसी और फॉर्म में तो वो किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले एक जो अनस्टेबल स्टेट फॉर्मेशन होती है, और यू कैन सी द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, उसको आप ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल नेचर की होती है,
और फ़ौरन से अपने आप को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, और यू कैन से एक स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करके वो स्टेबल स्टेट बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपके पास था, इसने अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए पहले ट्रांजिशनल स्टेट में लेकर आया, बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद ये एल्की एंड एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और यू कैन से अपने आप को स्पेसिफिक लो एनर्जी लेवल पर लाने के लिए, स्टेबल करने के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। ठीक है, तो एज अ एंड प्रोडक्ट ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझें, स्टडी करें। तो अगर देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियोस बनाने में और आप लोगों को समझाने में, सो ये जस्ट आप लोगों के लिए और ये आप लोगों की अच्छे के लिए, भलाई के लिए, कि आप लोगों को अच्छी तरीके से हर चीज़ समझ में आए, क्लियर हो। तो आप लोगों का भी अब ये बनता है कि आप लोग भी अच्छी तरीके से स्टडी करें इसको और अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ, क्योंकि आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आप लोगों को ना सिर्फ समझ में और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट भी लेकर आए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ। द चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी को डेल्टा ई से शो करते हैं। फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन इज द डिफरेंस इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चेंज इन एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी का चेंज आ रहा है, दैट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली द डिफरेंस इन द एनर्जी इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी तो क्या है, द चेंज ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या है कि चेंज इन एनर्जी, और यू कैन सी द डिफरेंस इन द एनर्जी in between reactant and the transition state, or you can say the transition state is also referred as activated complex, which is very highly unstable because of the high energy। ठीक है, और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, वो आज सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द रेट डिपेंड्स ऑन ई, रेट जो है वो बेसिकली आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। द हिल स्टॉलर, अगर ये बात और से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई हिल है वो लंबा है तो द रिएक्शन रेट इज़ स्लोअर। तो क्या होगा, अगर हिल लंबा है तो बहुत कम चीज़ें उसको क्रॉस करेंगी, उसके लिए, उसको क्रॉस करने के लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा एनर्जी की नीड है, तो कम उस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे, और इस वजह से जो रिएक्शन का रेट होगा वो स्लो होगा। द हिल इज शॉर्टर, अगर जो एनर्जी बैरियर है वो शॉर्ट है तो क्या होगा, रिएक्शन स्पीडली प्रोसीड होगा। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि बैरियर आपके पास शॉर्ट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का, तो लार्जर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बैरियर ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, then what will happen, lower number of the molecules will be able to convert from reactant to product, क्योंकि उनके पास इतनी enough energy नहीं होगी। ठीक है, notice that if a forward reaction is exothermic in nature, अगर एक कोई भी forward reaction जो वो exothermic है, then the reverse reaction will be endothermic in nature। तो reverse reaction क्या होगा, endothermic होगा। ठीक है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो रिवर्स नेचर का होगा, डेट विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, द मिथाइल आइसोनाइट्राइल मॉलिक्यूल नीड्स टू गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रिएक्टेंट हो, सिर्फ मिथाइल आइसोनाइट्राइल की बात नहीं हो रही, उनको स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होगी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ओवरकम कर सकें। फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ पिछले वाली स्लाइड्स में, दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी नो डैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करते हैं द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑल्सो बी गोइंग टू इंक्रीज, एंड देन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल विद द एनर्जी ग्रेटर देन ई इंक्रीजेज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से, जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें ये बात मालूम है कि जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो kinetic energy of the molecule will be also going to increase, and the higher number of the molecules will be able to convert from the reactant into product because of the high energy, and they will be able to cross the barrier of activation energy as well.
ठीक है। सो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज़ हाई इनफ, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर हाई रखोगे द रिएक्शन विल बी मेक इट ओवर द हिल एंड प्रोसीड। तो रिएक्शन जो उस हिल को, उस एनर्जी बैरियर को फ़ौरन से क्रॉस करेगा और प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ जर्नल रिएक्शन इन विच A is going to be react with B and form C and D. For example, if A is going to be converted into B, if A is going to react with B and is forming C and D is exothermic in nature, अगर exothermic reaction है तो किस तरह से प्रोसीड होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड होता है अपने अंदर से एनर्जी को लॉस करके। ठीक है, तो जब वो अपने अंदर से एनर्जी को लॉस करेगा तो और से देखिएगा इस सिस्टम को कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो चूँकि एनर्जी लॉस कर रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पर एनर्जी को शो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, रिएक्टेंट, इसकी एनर्जी अभी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है। जब ये एनर्जी रिलीज़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, एंड दिस इज़ द रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस। यहाँ पे अपोजिट केस है, दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का अपोजिट ग्राफ होगा, एंडोथर्मिक बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होगा। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, अब उसने एनर्जी को रिलीज़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई थी। यहाँ पे क्या होगा एंडोथर्मिक के केस में कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस पे, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, सो बेसिकली द एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। यही बात हम पीछे भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, वो देख लेते। ये चीज़ क्या है, जस्ट आइसोनाइट्राइल का, मिथाइल आइसोनाइट्राइल का जो मैं केस डिस्कस कर रही थी पीछे, तो वो किस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बस वो दिखाया हुआ है। अगर यहाँ मैंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्या है, बट आपको एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम देख के खुद से जज करना है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी रिलीज़ करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई है। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डेल्टा ई है, ये इतना इसने रिलीज़ कर दिया अपने अंदर से। ठीक है, तो ये कौन सा केस होगा, ये एक्सोथर्मिक का केस होगा। ठीक है, ये आइसोनाइट्राइल है आपके पास, मिथाइल आइसोनाइट्राइल, ये आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हुए बनेगा और एट द एंड ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डायग्राम है, देखने से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बना हुआ है, लेकिन ऐसी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी डायग्राम है। सिर्फ इसमें आपको ये बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी इसने लॉस किया है, सो दिस इज द एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, और दिस इज रिएक्टेंट दैट इज मिथाइल आइसोनाइट्राइल। और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यू कैन से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन की है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट होती है हाईली एनर्जी की वजह से, जैसे मैं आपको बार बार पीछे कह रही थी कि हाईली एनर्जेटिक होती है, हाईली एनर्जेटिक होती है, अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, कि स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रूली इट इज़ हाईली एनर्जेटिक इन नेचर। ठीक है, सबसे टॉप पे ये, ठीक, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे it is highly energetic in nature, so it is highly unstable in nature, that's why it will be not attained as a product and it will be going to convert from activated state to product. ठीक है, यहाँ वर्डिंग्स में मैंने वही सारी बातें मेंशन कर दी जो कि मैंने आपको पीछे बताई थी कि डेल्टा ई वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। और हाईली जो हाई पॉइंट है इस डायग्राम में वो ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है जो कि ये है, पीछे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, और ये आपके पास एनर्जी बैरियर है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। ठीक है, जिसको क्रॉस करना पड़ता है हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक, आर्हीनियस इक्वेशन पर आ जाते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन क्या चीज़ होती है, दिस इज आर्हीनियस इक्वेशन, दैट इज k is equals to a exponential minus EA over RT।
This is referred as Arrhenius equation. Arrhenius equation basically provides a relationship in between rate constant and temperature. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर आप इसमें देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है. ई ए भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट है आपके पास. तो बेसिकली एक रिलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के साथ. अब आप कहेंगे कि सारे कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट भी तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कांस्टेंट है, तो फिर हम इसको क्यों रिलेट कर रहे हैं और इसका क्या रिलेशन बन रहा है टेम्परेचर चेंज करने से, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हमेशा याद रखिएगा कि बाय चेंजिंग डिफरेंट फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफर. Like by increasing concentration, rate of reaction will increase. By increasing pressure, rate of reaction will increase by colliding the molecules. ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि by increasing the surface area, rate of the reaction will enhance. ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है. बट मैंने हमेशा ये कहा कि हर फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. रेट कांस्टेंट का वर्ड मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ठीक. तो हमेशा याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट इज़ अ कांस्टेंट विच विल ओनली बी वेरी विथ चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है. इसके अलावा आप कोई भी फैक्टर कम या ज़्यादा करते रहो, दिस इज़ अ कांस्टेंट, इट विल नेवर वेरी, ठीक. बट अगर आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हो देन इट विल स्टार्ट टू वेरी, राइट. तो हमेशा याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट है जो कि सिर्फ टेम्परेचर के वेरिएशन से चेंज होगा. इसके अलावा आप कोई भी फैक्टर चेंज कर लो, रेट कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो आर्हेनियस इक्वेशन इज बेसिकली इक्वेशन व्हिच प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप इन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है. हियर वी हैव ए इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर हियर, ठीक है, जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन को शो कर रहा होता है. तो बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को शो करता है. जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि फॉर द रिएक्शन इट इज़ नेसेसरी कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, ना सिर्फ कोलाइड करें बट अफेक्टिव कोलिजन इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है. तो अफेक्टिव कोलिजन नेसेसरी है रिएक्शन के प्रोसीड होने के लिए. एक और चीज़ भी होती है, सेकंड चीज़, वो ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो नेसेसरी. प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक सरफेस से और एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक स्पेसिफिक एक्सिस पर रिएक्शन कर सकता है, तो जो दूसरा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो भी उसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, उस स्पेसिफिक एक्सिस से ही उसके पास आना चाहिए उससे कोलाइड करने के लिए. बट अगर वो एक्सिस चेंज करके कहीं